वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। सिंधु सभ्यता की हमारी कहानी लगातार जारी है। सबसे पहले हमने देखा था सिंधु सभ्यता की कहानी किस तरह शुरू हुई, किस तरह इसकी खोजबीन हुई। उसके बाद हमने कुछ और चीजें पार्ट 2 में देखी। फिर हमने कालीबंगा का विश्लेषण किया और आज हम देखेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। 6-7 मिनट का ये जो भी वीडियो है, इससे बाहर कोई तथ्य आपकी किसी परीक्षा में नहीं आएगा, ये मेरा आपको भरोसा है। मैं आपको इस चीज का भरोसा देता हूं। तो अब हम शुरू करते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या है। दरअसल मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। पाकिस्तान में स्थित ये स्थल सिंधु नदी के किनारे है और हम जानते हैं कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए मार्शल ने भेजा था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हड़प्पा के उत्खनन के लिए दयाराम साहनी को भेजा गया था। थोड़ा सा तुलना देख लें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, लेकिन हड़प्पा रावी नदी के किनारे है तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा का उत्खनन कर रहे हैं दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कर रहे हैं राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो कई मायनों में विशेष है और आपने गौर किया होगा कि सिंधु सभ्यता पर बनी एकमात्र मूवी मोहनजोदड़ो, उसमें क्यों मोहनजोदड़ो को चुना गया, कुछ तो विशेष वजह होगी। इसकी वजह है कई सारे ऐसे बिखरे हुए तथ्य जिन्होंने इतिहासकारों को विस्मित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। तो अब हम सबसे पहली चीज देखते हैं। मोहनजोदड़ो में मिलने वाली सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज थी एक विशाल स्नानागार मिला। और आपको आश्चर्य होगा कि उस जो स्नानागार की बिल्डिंग है उसका जो क्षेत्रफल था वो 39x23 और 8 फीट की गहराई। तो आप कह सकते हैं 39x23x8। ये एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ स्नानागार था। शुरू में राखाल दास बनर्जी और उनके बाद आने वाले सभी पुरातत्ववेत्ताओं ने ये सोचा कि हो सकता है ये इमारत जो है, स्नानागार है, किसी ऐसे आयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता हो जो सार्वजनिक आयोजन हो, जिसमें पूरा शहर या गांव इकट्ठा होता हो, सभी लोग आते हों और उसके बाद जरूर वहां कोई ना कोई धार्मिक रस्म की जाती होगी। जब उन्होंने इस स्नानागार के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि इस स्नानागार के उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के अंदर सीढ़ियां बनी हुई। इतिहासकारों के आश्चर्य की सीमा उस समय नहीं रही जब उन्होंने ये देखा कि इस स्नानागार में बिटुमिन का लेप किया गया है ताकि पानी का रिसाव न हो। यानी कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, खासतौर से मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे, वो साइंटिफिक टेम्पर से भरपूर थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि किस तरह से साइंटिफिक तरीके से किसी भी इमारत को बनाया जाए, और वो इन चीजों से भी पूरी तरह अनजान नहीं थे कि क्या करने से क्या परिणाम आएंगे। इस स्नानागार में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो उत्तर दिशा में हमें एक साथ 6 कमरे दिखते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि निश्चित तौर पर ये चेंजिंग रूम रहे होंगे। आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहां जब आप कपड़े पसंद करते हैं तो कपड़े को ट्राई लेने के लिए आप चेंज रूम में जाते हैं। ये उसी तरह के चेंजिंग रूम थे जो जिनकी संख्या 6 थी और ये उत्तर दिशा में पाए गए। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता जब इस स्नानागार में घूमने लगे तो उन्होंने पाया कि यहाँ एक बरामदा था, उसके पीछे कई सारे कक्ष बने हुए थे, कई सारे कमरे बने हुए थे। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े वृहद स्नानागार में आखिर पानी कहां से आता होगा। जब खोजबीन की गई तो वहां उन्हें कुआं मिला और उन्होंने तुरंत अंदाज लगाया कि जरूर इस कुएं से पानी निकाला जाता होगा और वो पानी इस स्नानागार के अंदर आता होगा, उसी से जलापूर्ति होती होगी। सीढ़ियों के साक्ष्य भी इस स्नानागार में मिले हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसकी गहराई 8 फीट है, तो ऊपर से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता रही होगी और उन्होंने इस आवश्यकता को पूरा किया। जब ये स्नानागार मार्शल इस स्नानागार की सूचना मार्शल तक पहुंची तो मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा। और क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि ये विशेषताएं जो भी आपने इस स्नानागार की देखी है, इससे वो बड़ा प्रभावित हुआ। इतिहासकारों ने और राखाल दास बनर्जी ने अंदाजा लगाया कि जरूर यहां पर धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे और उस समय यहां के सभी निवासी एकत्रित होते होंगे और तब इस इमारत का उपयोग किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो की एक खास बात और है कि यहां इस स्नानागार के अलावा एक और भव्य बिल्डिंग मिली है।
उस भव्य बिल्डिंग के बारे में कई सारे कयास लगाए गए और कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि यह निश्चित तौर पर अपने समय का एक महाविद्यालय रहा होगा, कॉलेज रहा होगा, यानी उच्च शिक्षा की शुरुआत सिंधु सभ्यता में हो गई थी, यह कहा जा सकता है। यह तथ्य स्पष्ट भी है। हालांकि यह मत पूरी तरह से मान्य नहीं है, सारे इतिहासकारों ने उसे महाविद्यालय या कॉलेज मानने से मना किया है, लेकिन फिर भी बहुप्रचलित तथ्य यही है कि मोहनजोदड़ो में वो जो दूसरा विशाल भवन है वो निश्चित तौर पर अपने समय का एक कॉलेज रहा होगा, महाविद्यालय रहा होगा। मोहनजोदड़ो के अंदर सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। हम जानते हैं कि सारदोन अभिलेख कपास को सिंडन कहता है, कपास की खेती हिंदुस्तान में, भारत में होती थी। तो यहां सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जानते हैं कि घोड़े और हाथी का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था, लेकिन मोहनजोदड़ो के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां आपको हाथी का एक कपाल खंड देखने को मिलेगा, जो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। हो सकता है कि बाद में जो आक्रांता आए हों वो इन हाथियों पर सवार होकर आए हों और उन्होंने सिंधु सभ्यता, खासतौर से मोहनजोदड़ो के निवासियों को मार दिया हो, यहां कब्जा कर लिया हो और उनका हाथी वहीं रह गया। मोहनजोदड़ो में धातु की एक मूर्ति मिली है जो एक नर्तकी की है। यह मूर्ति पूरी तरह वस्त्रहीन है, यानी नग्न है, और इसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं, इनका ज्ञान उस समय मोहनजोदड़ो के निवासियों को था और वे इसका उपयोग आभूषण के रूप में करते थे। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है वो है एक मूर्ति मिली है जिसमें एक व्यक्ति ध्यानावस्था में बैठा है। पुरावेत्ताओं ने कहा कि निश्चित तौर पर कोई पुरोहित है और उन्होंने उसे पुरोहित राजा की उपाधि दी और उन्होंने कहा यह पुरोहित राजा की मूर्ति है। हैरत की बात यह है कि उस मूर्ति में बैठे व्यक्ति ने, यानी उस मूर्ति पर एक शॉल उड़ाई हुई है और उस शॉल पर कसीदाकारी की हुई है। तो कसीदाकारी की कला का संबंध सीधा हम सिंधु सभ्यता से जोड़ सकते हैं कि ये इतनी प्राचीन कला है जो भारत में चली आ गई है। और एक सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है वो है मेसोपोटामिया की मोहर। मेसोपोटामिया यानी इराक का पुराना नाम, उसकी एक मोहर मिली है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि निश्चित तौर पर मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे इनका विदेश व्यापार उन्नत था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। बहरीन उस समय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, वहां से चीजें यहां आती थी और यहां की चीजें वहां जाती थी। तो ये मोहनजोदड़ो का बहुत आप कह सकते हैं विशेष विवरण है। इन तथ्यों से बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है, निश्चिंत रहिए। अब हम रुक करते हैं हड़प्पा की ओर, जो दूसरा प्रमुख शहर है इस सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और हम जानते हैं कि मार्शल ने उस समय दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन के लिए भेजा था। जब वो हड़प्पा पहुंचे और उन्होंने उस शहर का उत्खनन किया तो कई सारी चीजें मिली। हम उन महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करेंगे जिनका परीक्षा की दृष्टि से महत्व है। दयाराम साहनी और उनके बाद के पुरातत्ववेत्ताओं को वहां एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम उन्होंने दिया R37 कब्रिस्तान। अब इस कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें हैं उसमें लाशें किसकी थी, इस बारे में इतिहासकारों का अभी भी पूरी तरह से कंफर्म मत नहीं है। हो सकता है हड़प्पा वासियों में, चूंकि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार की प्रथा प्रचलित थी, पूर्ण शवाधान की प्रथा प्रचलित थी, आंशिक शवाधान भी उस समय किया जाता था। हो सकता है दफनाने की प्रक्रिया भी चलती हो, तो उसमें काफी पुरानी लाशें प्राप्त, लाशें तो नहीं कहूंगा, उनके अवशेष आप कह सकते हैं, खासतौर से जैसे नाखून हुए या दांत हुए, शायद ये मिले होंगे और इनसे उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कार्बन 14 पद्धति से कि कितना पुराना कब्रिस्तान है या कितने पुराने ये अवशेष हैं। इसी हड़प्पा के अंदर एक कब्र मिली है जिसे इतिहासकारों ने विदेशी की कब्र कहा है। अब ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे कारण शायद ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की शारीरिक संरचना, जैसा कि अंदाज लगाया गया होगा, शायद इनसे मैच न खाती हो, इस वजह से उसे विदेशी की कब्र कहा गया। एक इक्का गाड़ी के सबूत भी मिले हैं इस हड़प्पा के अंदर, जो अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज फैक्ट है। यानी पहिए की जानकारी उस समय तक भारतीयों को बहुत अच्छी तरह हो गई थी और वो इसका उपयोग भी करते थे। श्रृंगार पेटिका का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अजीब चीज यह है कि हड़प्पा, यहां स्वास्तिक का निशान मिला है। हम जानते हैं कि स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म को प्रदर्शित करता है, तो ये स्वास्तिक का निशान हड़प्पा कालीन समय में हड़प्पा शहर में पाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसका संबंध भी उस समय से, ये निरंतरता है। हड़प्पा सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बीच आज भी निरंतरता है,
उसके ये कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको आज दे रहा हूं। इसके अलावा हड़प्पा की विशेषता, जैसे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया, तो हड़प्पा की भी एक बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता यह है कि हड़प्पा में नदी के किनारे, जो रावी नदी बहती है, उस नदी के किनारे 2 पंक्तियों में करीब 12 अन्नागार पाए गए हैं, जहां अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। साथ ही साथ उनके पास में अनाज साफ करने के चबूतरे भी मिले हैं। अनाज साफ करने के काम में हो सकता है उस समय में मजदूरों को भी लगाया जाता हो, तो उन मजदूरों के आवास भी मिले हैं। तो ये बड़ी रोचक जानकारी है जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में हमें मिलती है। याद रखिए, आपकी परीक्षाओं में जो चीजें महत्वपूर्ण है वो है स्थल का नाम, वो किस देश में है, वो किस नदी के किनारे है, उसका उत्खननकर्ता कौन है, और उसके बाद उन स्थलों पर पाई गई विशेष चीजें। जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर आप कहेंगे विशाल स्नानागार मिला, जो मोहनजोदड़ो की बड़ी विशेषता है। कॉलेज के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, धातु की नर्तकी की नग्न मूर्ति मिली है, जो अपने आप में एक विशेष चीज है। ध्यानावस्था में बैठे हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है जिसने शॉल ओढ़ रखी है और उसकी शॉल पर कशीदाकारी की हुई है। और मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। इसी तरह जब आप हड़प्पा में आएंगे तो यहां भी आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद में आपको देखना है कि हड़प्पा में मिलने वाली विशेष चीजें क्या क्या है। तो आप पाएंगे कि 837 कब्रिस्तान है, विदेशी की कब्र है, इक्का गाड़ी मिली है, श्रृंगार पेटिका मिली है, स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक उस समय प्राप्त हुआ है और वो भी हड़प्पा में। नदी के किनारे 12 अन्नागार मिले हैं, अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है, और उसके अलावा आसपास में श्रमिक आवास मिले हैं। तो ये बड़ा रोचक विवरण था। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। परीक्षा की तैयारी में आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए। यदि 2 या 3 बार भी आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित सारे तथ्य कवर हो जाएंगे। जय हिंद।